इस हफ्ते मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ईरान इजरायल के बीच जंग रुकने का ऐलान हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी ने इस सीज़फायर को ईरान की जीत बताया और इजरायल पर इस कदर हमले पहले भी नहीं हुए थे। तो क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति में खमेनी सबसे बड़ी आवाज बन गए हैं? क्या ईरान इजरायल में एक जंग अभी भी जारी है? कौन है खमेनी और क्या ये इलाका अब इससे भी बड़ी जंग की तरफ देख रहा है? जानते हैं हमारे स्पेशल शो न्यूज मेकर में। मिडिल ईस्ट में वो हुआ जिसका अंदाजा ना इजराइल को था, ना अमेरिका को और ना ही ज्यादातर पश्चिमी देशों को। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। सीज फायर पर जश्न करते ईरानी और इन सब का हीरो वो 86 साल का शख्स जिसने ना बड़े नारे लगाए, ना ड्रामेटिक वीडियो बनाए और साजिश की तरफ इशारा किया, लेकिन ईरान को एक साथ खड़ा कर दिया। जब नेतन्याहू ये धमकी दे रहे थे कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, जब ट्रंप ये धमका रहे थे कि ईरान को दोबारा महान बनाने के लिए वहां सरकार बदलनी जरूरी है, जब पश्चिमी मीडिया पहलवी वंश की बात करने लगा था, तब खमेनी खामोशी से अपने साथियों के साथ अज्ञात जगह से एक के बाद एक ईरान के हमलों को राह दिखा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि इजराइल को जिस चीज पर सबसे ज्यादा गुमान था, यानी अपनी इंटेलिजेंस और डिफेंस, दोनों ही तबाह हो गए। ईरान ने अमेरिका के बेस पर भी हमला कर दिया, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। वो सोच रहा था हम लोग उससे और आगे तो गल्फ कंट्री में पूरा वेस्ट एशिया पूरी कब्जा करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये युद्ध में तैयारी किया था। और एक साल पहले था उनके साथ में और ट्रंप के साथ में, जब तक ट्रंप भी आया था, उनकी ट्रेनिंग भी किया, रिहर्सल भी करा दिया था ये बॉम्बिंग ऑफ द न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान। तो मतलब प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि इजराइल सोच रहा था ये उनके सबसे ख़तरनाक है ईरान के लिए। अगर ईरान हथार देंगे तो उन्हें पूरा ये वेस्ट एशिया कब्जा कर सकते। अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया, अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन फिर भी अमेरिका को जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि खुद अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी हमलों से फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु संयंत्रों पर उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका दावा कर रहा था। ईरान के अधिकारियों का दावा था कि फोर्दो में बम गिरने से पहले ही यूरेनियम पिकेक्स की पहाड़ियों पर पहुंचा दिए गए थे। जो फोर्दो से 90 मील दूर थे। और खास बात यह रही कि सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया, लेकिन उसके बाद इजराइल के एक हमले के बाद खुद ट्रंप उससे नाराज हो गए। इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों को सामने खड़े रहकर ईरान और खमेनी ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी बदला है। खमेनी इस पूरे दौरान कहां रहे, क्या कर रहे थे, इसका पता भी इजराइल और अमेरिका जैसे तकनीकी तौर पर एडवांस्ड देश नहीं लगा सके। अब तक खमेनी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, ना कोई जानता है और ना ही अंदाजा लगा पा रहा है कि खमेनी कहां है, किस हाल में है। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी लापरवाही से इजराइल उन्हें निशाना बनाकर ईरान के हौसले तोड़ सके। इस 12 दिन चले टकराव का सबसे बड़ा फायदा खुद खमेनी को हुआ।
पिछले कुछ साल से ईरान में कई मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे थे, कभी कट्टरपंथियों के खिलाफ, कभी सरकार के खिलाफ और कभी खामनेई के खिलाफ। इन प्रदर्शनों से ऐसा लग रहा था कि ईरान की सत्ता पर खामनेई की पकड़ ढीली हो रही है। पश्चिमी देश भी बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करते रहे हैं। 2022-23 में महसा अमीनी की हिरासत में हुई मौत के बाद तो ईरान के युवा कट्टर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इन युवाओं को खामनेई के कट्टर शासन के खिलाफ कई तरह से समर्थन मिला। ईरान पिछले कई साल से जिस तरह के टुकड़ों में बटा दिख रहा था, उसे भांपने में शायद इजराइल गलती कर बैठा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में टकराव का नया दौर शुरू हुआ। गाजा में हमास पर अब तक इजराइल हमले कर रहा है। इसके बाद पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के कमजोर होने से लग रहा था कि ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गई है और इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ईरान की मिसाइल्स की ताकत को सभी ने कम करके आंका, खुद अमेरिका ने भी। इस बार तो जिस शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर ईरान में इस्लामिक सत्ता काबिज हुई थी, उनके बेटे और निष्कासित जिंदगी जी रहे ईरान के पूर्व युवराज रजा पहलवी भी सामने आए। माना जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल खामनेई को निशाना बनाकर पहलवी को फिर से ईरान सौंप सकते हैं। लेकिन खामनेई कहां थे, ये किसी को मालूम नहीं था। ईरान की सरकार भी जानती थी कि उनको नुकसान पहुंचने का मतलब था ईरान का अस्तित्व ही सवालों में घिर जाएगा। खतरा बड़ा था। खामनेई ईरान के ज्यादातर नेताओं से भी संपर्क में नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई ने खुद को शहीद के तौर पर पेश किए जाने की तैयारी कर ली थी और उन्होंने उन 3 लोगों की लिस्ट भी बना ली थी जिनमें एक को उनका वारिस बनाया जाना था। ऐसा ही जैसा सद्दाम के बाद इराक और गद्दाफी के बाद लीबिया का हाल हुआ। इसलिए खामनेई सबकी नजरों से ओझल हो गए। इजराइल ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से अपील की कि खामनेई के शासन का अंत कर दिया जाए। सवाल तो फिर भी उठता है कि अली खामेनेई आखिर हैं कहां? वो अपने वीडियो संदेश तो जारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना झटका लगा है? क्या बिल्कुल भी झटका नहीं लगा है? क्या ये थोड़ा टल गया है या रुक गया है? और इन सब सवालों और इन सब कंफ्यूजन में भी अली खामनेई की एक जीत है। खामनेई को समझना है तो इसके लिए ईरान, इस्लामिक क्रांति और ईरान के अंदर की राजनीति को थोड़ा समझना होगा। 1939 में खामनेई का जन्म ईरान के पवित्र शहरों में से एक मशहद में अजरबैजानी मूल के एक मशहूर इस्लामिक धर्मगुरु जवाद खामनेई के घर में हुआ। घर पर सख्त धार्मिक माहौल था। खामनेई ने खुद बताया, हमारी जिंदगी मुश्किल थी। कभी कभी घर में खाने के लिए सिर्फ रोटी और किशमिश होती, जिसे किसी तरह 4 साल की उम्र में उन्हें कुरान की शुरुआती शिक्षा मकदम मिलनी शुरू हुई। इसके बाद उन्हें मशहद के मदरसे में दाखिला दिलवाया गया। 1957 में 18 साल की उम्र में वो अध्ययन के लिए इराक के नजफ गए, लेकिन 1958 में पिता के बुलावे पर कूम लौटा, जहां उन्होंने इमाम खुमैनी से पढ़ाई की और कहा, राजनीतिक और इस्लामी सिद्धांतों में मैं निश्चित रूप से खुमैनी साहब का शिष्य था। हालांकि पिता की एक आंख की रोशनी जाने के बाद उन्हें मशहद लौटना पड़ा। तेरह साल की उम्र में नवाब सफी के भाषण से प्रभावित होकर उनके अंदर क्रांति की चिंगारी जागी। उन्होंने मुस्तहिद की उपाधि प्राप्त की, फिर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन राजनीति ने उन्हें बुला लिया। 1962 से उन्होंने इमाम खुमैनी का साथ देना शुरू किया और शाह के पश्चिमी समर्थक शासन के विरोध में उतरे। उन्हें गिरफ्तार किया गया
प्रताड़ित किया गया, निर्वासित किया गया, लेकिन खामनेई लगे रहे। शाह की खुफिया एजेंसी सावक ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया, फिर भी पढ़ाने के साथ क्रांति करते रहे। 1964 में उन्होंने मंसूरी खोजस्ते बाघेरजादी से विवाह किया। उनके 6 बच्चे हैं। खामनेई फारसी, अरबी और अजरबैजानी भाषाएं जानते हैं। उन्हें कविता, ईरानी सितार बजाने और लिखने का शौक है। 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान वो इस्लामी क्रांतिकारी काउंसिल के मेंबर बने। खोमेनी से उनके करीबी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उन्हें रक्षा उपमंत्री और शुक्रवार की नमाज का इमाम भी बनाया। 1981 में उन पर बम से हमला हुआ, जिससे उनका दाहिना हाथ आंशिक रूप से पैरालाइज्ड हो गया और फेफड़ों और कान को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद वो राष्ट्रपति बने और 1985 में चुने गए। उन्होंने ईरान इराक युद्ध में ईरान का नेतृत्व किया और पसदाराने इनकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से मजबूत संबंध बना। 1989 में इमाम खोमेनी के निधन के बाद खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया, जिससे सभी हैरान रह गए। उनका धार्मिक दर्जा खोमेनी जैसा नहीं था, लेकिन संविधान में संशोधन कर उन्हें यह पद दिया गया। उन्होंने न्यायपालिका, मीडिया और राजनीति पर पकड़ बनाई। उन्होंने कई उदारवादी नेताओं को हटाया और ईरान की संसद मजलिस में रूढ़िवादी मेंबर्स को रहने दिया। उनके शासन में प्रदर्शन बार बार हुए और हर बार उन्होंने कठोर दमन किया। 2009 में चुनावी धांधली के आरोपों के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद फिर उबाल आया। हर बार खामनेई ने विदेशी साजिश कहकर आंदोलन कुचल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के अधीन सेताद नामक संस्था 95 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति संभालती है। ये संस्था शाह के शासन से भागे लोगों की संपत्तियों को नियंत्रित करती है और देश के हर क्षेत्र, तेल से लेकर ऊर्जा तक फैली है। 2014 में उनकी प्रोस्टेट सर्जरी ने उनके स्वास्थ्य और उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें बढ़ा दी थी। खामनेई ने कई बार शिया सुन्नी एकता पर जोर दिया। 2010 में उन्होंने एक फतवा जारी किया, जिसमें सुन्नी नेताओं के अपमान को हराम बताया गया। उन्होंने बार बार कहा कि इस्लाम परमाणु हथियारों की अनुमति नहीं देता और ये ईरान की आधिकारिक नीति है। जमीन की जंग एक अलग बात है, लेकिन खामनेई ने परसेप्शन का मोर्चा काफी हद तक जीत लिया है। अब अली खामनेई के सामने 2 बड़ी चुनौती हैं। लंबे वक्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ईरानियों को एकजुट करने की और मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी एकता को आगे बढ़ाने की। लेकिन खामनेई की ये दोनों मुश्किलें इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती। मिडिल ईस्ट में हमेशा से ही छोटे बड़े टकरावों की जगह रही है और ये इतने अहम हैं कि इनका असर अमेरिका तक की राजनीति पर पड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव में इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिका उसके साथ खड़ा देखा। अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजकर ईरान पर हमला किया। ये इस बात का संकेत था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने सबसे मजबूत और आक्रामक साथी में निवेश जारी रखना चाहता है। ईरान ने अपने मित्र देश कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करके खतरा मोल ले लिया। फिर भी इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ मजबूत बना हुआ है। अमेरिका के दूसरे मिडिल ईस्ट के साथी मसलन सऊदी अरब, कतर भी इस टकराव से दूर ही रहे, तो अमेरिका ये मान सकता है कि उसके बेस और उसका गठजोड़ फिलहाल सुरक्षित है। इस इलाके में अमेरिका और इजराइल दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहती है, संतुलन बनाने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए। ईरान के लिए ये संकेत काफी था। ईरान का सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइल थी। इन्हीं के सहारे उसने इजराइल के कई शहरों को हिला कर रख दिया। ऐसा मंजर इजराइल और दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मिसाइल चलाने की भी एक सीमा होती है। 1988 में ईरान इराक जंग में ईरान की मिसाइल खत्म होने लगी।
जंग लंबी रहने से ये खतरा फिर खड़ा हो सकता था। यह भी हो सकता है कि इसी वजह से खामनेई सीज फायर के लिए मान भी गए हों, क्योंकि ईरान ने यह संदेश तो दे ही दिया कि वो किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। हॉर्मुज के समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी भी असर कर गई, क्योंकि दुनिया का 1/4 से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते जाता है और इससे चीन जैसे बड़े मुल्कों पर असर भी पड़ता। ईरान उन्हें भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। साथ ही ये संदेश भी साफ हो गया कि कई दूसरे देशों की तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं। जब तक आपकी सोवरेन नेशन है ईरान में और दूसरे नेशन में जो अटैक कर रहा है, तो आइए समझ दो उनकी रिटेलिएशन करना चाहिए। तो इंतकाम किया था ईरान में और ईरान बिल्कुल तैयारी है। और ये उन्होंने सोच रहा था अगर हमको ये तोड़ने के लिए खामेनी मार देंगे और रिजीम चेंज भी करा देंगे, पूरी देश में मतलब गिर जाती। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि ईरानियन में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग है, बहुत शक्ति है, बहुत मतलब ये पैट्रियोटिक है। और ये तो बिल्कुल उन्होंने साथ सरकारी के साथ में आ गया, जो अपोजिशन भी उनके साथ में आया था। तो इसलिए गिरा नहीं सरकारी है, इसलिए वो तो बहुत शक्ति है। अब खामनेई एक बार फिर दो राहे पर जरूर खड़े होंगे। ईरान का भविष्य क्या होगा? क्या खामनेई कट्टरवाद पर ही चलेंगे? क्या वो नए दोस्त तलाशेंगे? क्या वो एक बार फिर शिया सुन्नी एकता को जोर से उठाएंगे या परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ेंगे? अगले कुछ साल ईरान, मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति में खामनेई बढ़ती उम्र के बावजूद एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। उम्र एक ऐसी जंग है जिसे अली खामनेई तो क्या कोई भी इंसान नहीं जीत सकता। अब उनके सामने चुनौती काफ़ी बड़ी है। पहली चुनौती तो ये कि क्या ईरान की सत्ता में वो अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। दूसरी चुनौती ये कि क्या दुनिया की राजनीति में वो नए रूप में आगे आ पाएंगे। और तीसरी ये कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनके रिश्ते और ईरान के रिश्ते कैसे रहेंगे।